नमस्कार। ऐतिहासिक अध्ययन के अंतर्गत आज हम लोग मुख्यतः प्रयाग प्रशस्ति पर चर्चा करेंगे। प्रयाग प्रशस्ति जो भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण अभिलेख है, भारतीय इतिहास लेखन की प्रक्रिया और भारतीय ऐतिहासिक पुनर्रचना की प्रक्रिया के अंतर्गत प्रयाग प्रशस्ति का महत्वपूर्ण स्थान है। यह अभिलेख मूलतः कौशाम्बी में मौर्य शासक अशोक के समय में स्थापित कराया गया और वर्तमान में ऐसा माना जाता है कि वही अभिलेख कौशाम्बी से हटाकर इलाहाबाद में रखा गया, जो वर्तमान में इलाहाबाद किले में संरक्षित है। और इलाहाबाद का जो किला है यह अकबर ने अपने शासनकाल के 1581 ईस्वी में बनवाया था। और इलाहाबाद का किला वैज शैली में बनाया गया है, वैज स्टाइल में बनाया गया है, क्योंकि यह जमुना जी के किनारे है तो जमुना जी के का पानी उससे नुकसान न करे, इसीलिए अपने यह अंतिम सिरे पर, अपने बेसिकली दक्षिणी साइड में यह वैज की तरह, वैज जैसे होता है ट्राफी होता है, तो ट्राफी का जो लास्ट हिस्सा होता है जिसे हाथ से पकड़ा जाता है वह हिस्सा नैरो होता है, तो उसी तरह बनाया गया है। तो यह दक्षिणी हिस्से में नैरो है और आगे हिस्से में यह चौड़ा है, इसमें वाइड्थ ज़्यादा मिलती है, इसे हम कहते हैं वैज शैली। तो यह वैज स्टाइल में बनाया गया किला है। यह कुछ विद्वान यह मानते हैं कि यह अभिलेख मूलतः, जिसे हम संघभेद अभिलेख के रूप में भी जानते हैं, इसे सबसे पहले अशोक ने जब कौशाम्बी में जारी किया, कौशाम्बी में इसे स्थापित कराया, तो बाद में शायद इसे सल्तनत काल में या आगे किसी कालखंड में इसे यहाँ लाके रखा गया होगा। यद्यपि यह कोई अभी तक हमारे पास कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं है कि यह अभिलेख मूल रूप से कहाँ पे स्थापित किया गया और क्या यह सेम अभिलेख वही है जो कौशाम्बी से लाया गया, इलाहाबाद रखा गया। कुछ लोग यह मानते हैं कि इलाहाबाद में ही यह शुरू से ही, प्रारंभ से ही स्थापित था, क्योंकि जैसा कि हम दिल्ली टोपरा अभिलेख और दिल्ली मेरठ अभिलेख के संदर्भ में देखते हैं, तो दिल्ली टोपरा और मेरठ का जो अभिलेख है, टोपरा मुख्यतः आपका हरियाणा में है और मेरठ अभिलेख जो है आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है, उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है। यह दोनों अभिलेख अशोक के अभिलेख हैं, जिन्हें बाद में फिरोज़ तुगलक के समय में वहाँ से हटाकर दिल्ली में स्थापित कराया गया। और इसकी जानकारी कौन देता है? फिरोज़ तुगलक के समय के उसके महत्वपूर्ण इतिहासकार थे जिनका नाम है शम्स ए सिराज अफीफ। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है तारीख़ फिरोज़ शाही, उसमें वो वर्णन करते हैं कि इन अभिलेखों को लाने में 13 पहियों वाली गाड़ी का उल्लेख किया गया था, जो उल्लेख मिलता है हमको तारीख़ फिरोज़ शाही में। लेकिन ऐसा कोई उल्लेख हमें प्रयाग प्रशस्ति के संदर्भ में नहीं प्राप्त होता है, तो इसलिए कहना मुश्किल है कि प्रयाग प्रशस्ति जो या कौशाम्बी में था मूल रूप से, अन्यथा जो प्रयाग में इस समय है या इलाहाबाद किले में है वही मूल अभिलेख है। ओवरऑल कुल मिला के यह माना जाता है कि यह जो अभिलेख है यह अभिलेख मोनोलिथिक है। मोनोलिथिक का मतलब होता है एकात्मक है, एक ही पत्थर को काट छांट के तराश के बनाया गया है। अशोक के जितने भी स्तंभलेख हैं, चाहे आपका सांची हो, सारनाथ हो, आपका उसके बाद प्रयाग कौशाम्बी प्रयाग का यह आपका स्तंभलेख हो, ठीक है, चाहे आपका रामपुरवा का हो, जो भी अभिलेख हो, ये सभी अभिलेख प्रायः 50 टन के वज़न के हैं और इनकी लंबाई भी पर्याप्त बहुत ज़्यादा है। कहीं कहीं यह 35 फीट और 35 फीट से ऊपर भी मिलते हैं, 50 फीट तक लंबे मिलते हैं। जो कौशाम्बी प्रयाग अभिलेख है, जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं, यह प्रयाग प्रशस्ति 35 फीट लंबा है, जो कि चुनार के लाल बलुए पत्थर से बनाया गया है, इसीलिए इसे कहते हैं रेड सैंड स्टोन, हमें इसे कहा जाता है। इस अभिलेख में यद्यपि समुद्रगुप्त के बारे में अनेक महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, उसके बाद अनेक अन्य शासकों के बारे में भी ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन इस अभिलेख में कहीं भी समुद्रगुप्त के द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख नहीं मिलता है। जबकि इतिहास का फ्लीट का मानना है
कि यह अभिलेख जो है समुद्रगुप्त के मृत्यु के पश्चात जारी किया गया था। यह एक प्रकार से आपका पोस्थ्यूमस इंस्क्रिप्शन है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि यह मृत्युपरांत जारी किया गया होता तो निश्चित तौर से इसमें समुद्रगुप्त के द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञ का भी वर्णन किया जाना चाहिए था, लेकिन उसका उल्लेख यहाँ पे हमें नहीं प्राप्त होता है। इसका मतलब है कि वह उस समय तक जारी कर दिया गया होगा जिस समय तक समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ नहीं किया था। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया था, इसका उल्लेख याद रखिएगा प्रयाग प्रशस्ति में नहीं मिलता है। कहाँ मिलता है? समुद्रगुप्त के द्वारा जारी किए गए जो अश्वमेध पराक्रम सिक्के हैं वही इस बात के साक्ष्य हैं कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया था। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि प्रयाग प्रशस्ति में क्या नहीं है, तो याद रखिएगा प्रयाग प्रशस्ति में अश्वमेध यज्ञ का वर्णन नहीं मिलता है। कहाँ पे मिलता है? समुद्रगुप्त के द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञ का वर्णन 2 जगह पे मिलता है। वह 2 अभिलेख हैं। एक अभिलेख आपका है स्कंदगुप्त का भीतरी लेख, और दूसरा आपका है प्रभावती गुप्ता का पूना ताम्रपत्र लेख। ठीक है, प्रभावती गुप्ता का जो पूना ताम्रपत्र लेख है और स्कंदगुप्त का जो भीतरी अभिलेख है, इन्हीं अभिलेखों से हमें जानकारी मिलती है। भीतरी अभिलेख में जो स्कंदगुप्त का है, स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख में इस बात की चर्चा करते समय, अश्वमेध यज्ञ की चर्चा करते समय कहा गया है कि चीरकाल से छोड़े गए अश्वमेध यज्ञ को फिर से शुरू करने का श्रेय दिया गया है इसमें समुद्रगुप्त को, जबकि पूना ताम्रपत्र लेख में समुद्रगुप्त को अनेक अश्वमेध यज्ञ करने वाला शासक बताया गया है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए है। अगला समझिए, इसके बाद जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है, हमने चर्चा किया कि प्रयाग प्रशस्ति किस पत्थर का बना है, कैसे बना, ये तो हो गया। अब आते हैं हम लोग प्रयाग प्रशस्ति के शैलीगत विशेषता को अगर देखें तो जो प्रयाग प्रशस्ति का लेखन हुआ है, अगर इसके पहले कभी कभी याद रखिएगा प्रयाग प्रशस्ति को प्रिजर्व करने में, प्रयाग प्रशस्ति को खोजने में और संरक्षित करने में जो मुख्यतः योगदान रहा है वह रहा है जोसेफ स्टीफन थेलर का, फादर जोसेफ स्टीफन थेलर, और दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं एडवर्ड स्मिथ और फादर जोसेफ स्टीफन थेलर। ठीक है, इनका इसको परिरक्षित करने में, खोजने में, इन सब में इन लोगों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इसके बारे में कहा जाता है कि यह जो अभिलेख है, यह अभिलेख हर्षेन ने इसको कंपोज किया है, हर्षेन ने इसको लिखा है पूरा अभिलेख। हर्षेन समुद्रगुप्त के दरबारी थे। समुद्रगुप्त के समय में ये अनेक महत्वपूर्ण पदों पे थे। कई बार क्वेश्चन आता है कि समुद्रगुप्त के समय हर्षेन किन किन पदों पे थे, तो याद रखिएगा समुद्रगुप्त के समय हर्षेन मुख्यतः 3 पदों पे थे। पहला था संधि विग्रहिक पद, दूसरा था महादंडनायक, और तीसरा इनका जो पद था वह था आपका खाद्य पाकिक। यह 3 महत्वपूर्ण पद है, इन्हीं तीनों पदों पे वो थे। कहीं कहीं चौथा पद भी गलती से लिख दिया गया है जो है कुमारामात्य, लेकिन याद रखिएगा कुमारामात्य पद नहीं है, कुमारामात्य एक हायरार्की सिस्टम है। कुमारामात्य अधिकारियों का एक वर्ग है कुमारामात्य। ठीक है, कुमारामात्य यह केवल अधिकारियों का एक वर्ग है, एक क्लासिफिकेशन है जिसमें से उच्च अधिकारियों को नियुक्त किया जाता है। जैसे मौर्य काल में अधिकारियों का एक उच्च वर्ग था जिसे हम कहते हैं अमात्य, तो वैसे ही इस काल में था कुमारामात्य। हर्षेन ने इसको कंपोज किया, लेकिन पत्थर पे इसको लिखने का कार्य किया है तिलभट्टक ने। तो याद रखिएगा प्रयाग प्रशस्ति को पत्थर पे लिखने का कार्य किया है तिलभट्टक ने, जबकि इसके जो वर्ण विषय हैं आदि इसको कंपोज करने का श्रेय, लिखने का श्रेय किसका आता है? हर्षेन का। ये महत्वपूर्ण तथ्य याद रखिएगा। प्रयाग प्रशस्ति जो है यह सबसे पहले याद रखिएगा प्रशस्ति क्या होता है? प्रशस्ति का मूल तात्पर्य होता है कि जब कोई अभिलेख, शिलालेख आदि किसी
राजा महाराजा आदि या अपने आश्रयदाता की प्रशंसा में लिखा जाए, उसकी प्रशंसात्मक उक्त के रूप में लिखा जाए, उसको एक्सटोल करने के लिए लिखा जाए, ठीक है, उसको प्रेस करने के लिए लिखा जाए, तो ऐसी पद्धति को हम कहते हैं प्रशस्ति। जैसे भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रशस्तियों में एक है प्रयाग प्रशस्ति। दूसरा महत्वपूर्ण आपका प्रशस्ति आता है वह है आपका एहोल प्रशस्ति, जिसे रविकीर्ति ने लिखा है पुलकेशिन द्वितीय के लिए। और अगली प्रशस्ति में महत्वपूर्ण है आपका हरहा प्रशस्ति, जो मौखरी शासक सर्ववर्मा का है, हरहा प्रशस्ति। तो ऐसे बहुत सारे प्रशस्ति ग्रंथों का प्रशस्ति ग्रंथ लिखे गए हैं। मैंने चर्चा भी किया था कि जो रविकीर्ति हैं जिन्होंने एहोल अभिलेख लिखा, जो वह अभिलेख बेसिकली अपने आश्रयदाता पुलकेशिन द्वितीय की प्रशंसा के रूप में लिखी गई है। उनकी उपलब्धियों के लिए, उनकी व्यक्तिगत उपलब्धियों को हाईलाइट करते हुए लिखी गई है। इसीलिए वह अपने इस अभिलेख को प्रशस्ति ग्रंथ कहता है। एहोल अभिलेख को रविकीर्ति प्रशस्ति ग्रंथ कहता है, याद रखिएगा। अब यह लिखा कैसे गया समझिएगा। प्रयाग प्रशस्ति संस्कृत भाषा में लिखा गया है और संस्कृत भाषा के चंपू शैली में लिखा गया है। चंपू शैली का मतलब होता है गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण। तो गद्य पद्य मिश्रित शैली को चंपू शैली कहते हैं। आपका जो वेदों में जो यजुर्वेद है वह भी गद्य पद्य शैली मिश्रित है। चंपू शैली जो संस्कृत लिखा गया, इसमें कुल मिला के लगभग 21 श्लोक मिलते हैं। कुल मिला के लगभग 21 श्लोक मिलते हैं और जिनमें कई पंक्तियां हैं। और इनमें से जो इसके श्लोक लिखे गए हैं उनमें से जो 4-4 लाइनों के श्लोक हैं उनमें कई शैलियों का प्रयोग किया गया है। जैसे शार्दूल विकीर्णित शैली, जैसे शार्दूल विकीर्णित। शार्दूल का मतलब होता है शेर और विकीर्णित मतलब होता है कीड़ा। शेर की क्रीड़ा करने की जो स्थिति होती है उसकी पद्धति। इसी तरह एक पद्धति है आपका श्रगधरा पद्धति। इसी तरह एक पद्धति आपका है नंदाकांता पद्धति, मतलब ये सब छंद लेखन की एक पद्धति है। नंदाकांता, श्रगधरा, शार्दूल विकीर्णित, इन सब पद्धति का प्रयोग किया गया है। और इन पद्धतियों की तुलना आप बाणभट्ट के गौड़ी शैली से कर सकते हैं। इनकी तुलना बाणभट्ट के गौड़ी शैली से आप कर सकते हैं। तो इन शैलियों का मुख्यतः लेखन में इसके प्रयोग किया गया है। अब फिर आते हैं, देखिए ये तो आपका अभी इसके लेखन कला आज की बात है। अब आते हैं इससे महत्वपूर्ण कौन कौन से शासक हैं, किन किन शासकों के बारे में इससे महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है और उस संदर्भ में कौन सी जानकारी, यह क्वेश्चन आपसे कई बार पूछे जाते हैं। तो इनमें हम लोग मुख्यतः आते हैं संबंधित शासकों में। अगर क्रोनोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, मतलब एक प्रकार से ऐतिहासिक कालक्रम की दृष्टि से अगर इसका देखा जाए तो क्रमिक अवधारणा के रूप में सबसे पहले इसमें आते हैं अशोक। तो इसमें अशोक के संघभेद का उल्लेख मिलता है। अशोक ने संघभेद, बौद्ध धर्म में जो संघभेद की प्रक्रिया थी उस पर नियंत्रण करने के लिए इस पर लिखा है। और लिखा है कि जो उनका सांची सारनाथ और प्रयाग कौशाम्बी का लेख है, इन लेखों में मुख्यतः कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति बौद्ध संघ में विभेद डालने का प्रयास करेगा तो उसे श्वेत वस्त्र पहनाकर दंडित किया जाएगा। इसीलिए इसे संघभेद लेख के रूप में जानते हैं, याद रखिएगा। तो एक तो आपका अशोक का हो गया, संघभेद लेख के रूप में इसे कह सकते हैं। दूसरा, अशोक के साथ साथ अशोक की रानी करुआकी का भी उल्लेख मिलता है और रानी करुआकी के दान का उल्लेख इसमें मिला है। तो प्रयाग प्रशस्ति में रानी करुआकी के दान का उल्लेख होने के कारण ही इसे रानी का लेख भी कहते हैं। इसे रानी का लेख भी कहते हैं। प्रयाग प्रशस्ति को हम रानी का लेख भी कहते हैं। साथ ही साथ इस प्रशस्ति में इनके अलावा एक अन्य महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है अशोक के कालखंड के हिसाब से, वह है तीवर का उल्लेख। किसी भी अभिलेख में, याद रखिएगा, किसी भी अभिलेख में अशोक के पुत्र का नाम कहीं नहीं मिलता है, केवल इसी छोड़कर। तो अभिलेखों में अशोक के एकमात्र पुत्र का उल्लेख मिलता है, वह है तीवर। और तीवर की माता के रूप में उल्लेख मिला है करुआकी का। तीवर की माता के रूप में उल्लेख मिलता है आपका करुआकी का, याद रखिएगा। तो अभिलेखों में
अशोक के एकमात्र इसी पुत्र का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अभिलेखों में अशोक के एकमात्र इसी पुत्र का उल्लेख मिलता है। हमने इसके पहले चर्चा किया था। जबकि अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों का नाम एक साथ साथ कहाँ मिलता है? वह मिलता है जूनागढ़ अभिलेख में। जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख जो रुद्रदामन का है, जिसपे आगे चल के स्कंदगुप्त ने भी अपने समय की बातें लिखवाई सुदर्शन झील के संदर्भ में। ठीक है, तो यह आपका तीवर का उल्लेख इसमें मिलता है आपको। तो तीवर हो गए, रानी कड़ुआकी और अशोक के हमें इसमें दृष्टांत प्राप्त हो रहे हैं। इसके बाद इसके अगले क्रम में जो महत्वपूर्ण प्रोटैगनिस्ट पर्सन हैं आप इंडियन हिस्ट्री, उसमें आते हैं आपके समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के संदर्भ में इसमें महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है और यह सबसे ज़्यादा जो ऐतिहासिक स्रोत किसी शासक के बारे में बताता है तो वह समुद्रगुप्त के बारे में ही इस अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त जो गुप्त वंश के महान शासक रहे, जिन्होंने 335 से लेकर लगभग 375 तक, कहीं कहीं 380 भी मिलता है, तक शासन किया। कुछ इतिहासकार तो इनका कालखंड बेसिकली 350 से केवल 380 तक ही मानते हैं। ओवरऑल समुद्रगुप्त जिसका उल्लेख इन अभिलेखों में विस्तृत रूप से हो रहा है। समुद्रगुप्त को इस अभिलेख में अनेक नामों से संबोधित किया गया है और इसे अनेक उपाधियां भी इस अभिलेख में प्रदान की गई है। जैसे इस अभिलेख में समुद्रगुप्त को पृथिव्याम प्रतिरथ कहा गया है। पृथिव्याम प्रतिरथ, इसका मतलब होता है पृथ्वी पर जिसका कोई प्रतिद्वंदी न हो। पृथ्वी पर जिसका कोई प्रतिद्वंदी न हो, पृथिव्याम प्रतिरथ। और अजातशत्रु का मतलब होता है जिसका कोई शत्रु न हो। तो यह है पृथिव्याम प्रतिरथ, पृथ्वी पर जिसका कोई प्रतिद्वंदी न हो, एक उपाधि इनकी है। दूसरी उपाधि इसमें इनको कहा गया है धरणबंध। धरणबंध, पृथ्वी को बांधने वाला, पृथ्वी को बांधने वाला धरणबंध, याद रखिएगा। और पृथ्वी को जीतने वाले की उपाधि किसकी है? पृथ्वी को जीतने वाले की उपाधि दी गई है चंद्रगुप्त द्वितीय को। उसकी उपाधि है कृष्ण पृथ्वी जय, कृष्ण पृथ्वी जय। ठीक है, और जबकि ऐसी उपाधि संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाली उपाधि एक धारण किया था, वो धारण किया था राय पिथौरा, मतलब पृथ्वी तृतीय ने। उसकी उपाधि है दल पंगुल, पृथ्वी को जीतने वाला दल पंगुल। ठीक है, और शाहजहां जो उपाधि है संसार को जीतने वाला, वह भी एकदम मिलता जुलता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो धरणबंध इनकी यहाँ पे उपाधि मिल रही है। अगली इनकी महत्वपूर्ण यहाँ पे उपाधि मिलती है, वह है धर्म प्रचार बंधु। धर्म प्रचार बंधु की इनकी उपाधि इसी में मिलती है। इसी के साथ साथ इसमें इनको कविराज भी कहा गया है। इनको कविराज भी कहा गया है। माना जाता है, प्रायः कुछ हिस्टोरियन सब कहते हैं कि समुद्रगुप्त ने एक नाटक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम कृष्ण चरित नामक एक ग्रंथ लिखा था, कृष्ण चरित। तो इनकी उपाधि है कविराज। ठीक है, जबकि चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि है रूपकृति, नाटकों का रचयिता रूपकृति। ठीक है, और याद रखिएगा कि परमारों में परमार शासक राजा भोज की भी ऐसी उपाधि है, सेम है। उनकी उपाधि है कविराज एवं कवि बांधव। उनकी उपाधि है आपका कविराज एवं कवि बांधव। ठीक है, कविराज एवं कवि बांधव, कविराज एवं कवि बांधव। यह किसकी उपाधि है? यह है आपकी राजा भोज की। तो आपको अंतर समझ में आए, कविराज एवं कवि बांधव। और राजा भोज को भी भोज को कहते हैं। जबकि विग्रह राज चतुर्थ मतलब बीसल देव, जो आपके चौहानों के सबसे महान राजा माने जाते हैं, विग्रह राज बीसल देव की उपाधि है कवि बांधव। विग्रह राज बीसल देव की उपाधि है कवि बांधव। इनकी भी उपाधि है कवि बांधव। और वाकपत राज जो मुंज हैं, वाकपत राज मुंज, उनकी उपाधि है कविवृष। कविवृष मतलब होता है कवियों में श्रेष्ठ या कवियों में साढ़। ठीक है, कविवृष उनकी उपाधि है। हाँ, कविवृष एवं कविमित्र। जब पूछेगा तो याद रखिए किसकी है?
वाक्पति राज मुंज। मुंज का कहानी बताया था मृणालवती के साथ। तो वाक्पति राज मुंज की दो उपाधियां हैं। पहला है कवि वृष, मतलब कवियों में श्रेष्ठ सिरमौर या कवियों में साढ़, और दूसरी इनकी उपाधि है कवि मित्र। ठीक, याद रखिएगा। जब आप हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, बेसिकली आप जब कंपेरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं तो आपका कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होता है। तो मैंने कहा ये इनकी यहाँ पे हमें मुख्यतः उपाधियाँ मिलती है। साथ ही साथ अगर अन्य उपाधियों पे जाएं, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य के लिए जो प्रयोग किया गया है, तो एक बड़ी फेमस उपाधि है, राज चौधरी ने समुद्रगुप्त की एक उपाधि बताई है। राज चौधरी ने समुद्रगुप्त की एक उपाधि बताई है या उसकी तुलना किया है सर्वछत्रांतक महापद्मनंद से। सर्वछत्रांतक महापद्मनंद से इनकी तुलना किसने किया है? राय चौधरी ने किया है। राय चौधरी नहीं है, सर्वछत्रांतक महापद्मनंद से इनकी तुलना किया है। जबकि इनकी उपाधि परम भागवत, समुद्रगुप्त की उपाधि परम भागवत कहाँ मिलती है? यह मिलती है हमको गया एवं नालंदा लेखों में। इनको कहा गया है परम भागवत, और गुप्तों में समुद्रगुप्त प्रथम शासक हैं जिन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण किया है। गुप्तों में समुद्रगुप्त प्रथम शासक हैं जिन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण किया है, और कुल मिला के गुप्तों में 5 शासक हैं जिन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण किया है। पहला समुद्रगुप्त, दूसरे आपके हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, तीसरे आपके हैं कुमारगुप्त, चौथे स्कंदगुप्त और पांचवें नरसिंहगुप्त बालादित्य। ये 5 महत्वपूर्ण शासक हैं जिन्होंने गुप्तों में गुप्तों में परम भागवत की उपाधि धारण किया है। साथ ही साथ अन्य महत्वपूर्ण उपाधियों में आइए, समुद्रगुप्त को विंसेंट स्मिथ ने अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में भारत का नेपोलियन कहा है। भारत का नेपोलियन किसने कहा है? विंसेंट स्मिथ ने कहा है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन। जबकि दक्षिण भारत का नेपोलियन कहते हैं राजेंद्र प्रथम को दक्षिण भारत का नेपोलियन कहते हैं, और ईरान का नेपोलियन कहते हैं नादिर शाह को। तो नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहते हैं, और नादिर शाह प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने कोहिनूर शब्द का प्रयोग किया है। जो कोहिनूर हीरा है उसे पहली बार कोहिनूर किसने कहा है? वह कहा है नादिर शाह ने। अगला समझिएगा, अगला है हिंदू नेपोलियन, कलचुरी शासक कर्ण। जो कलचुरी शासक कर्ण हैं, कर्ण को हिंदू नेपोलियन कहा जाता है। कलचुरी शासक कर्ण को हिंदू नेपोलियन कहा जाता है। कलचुरी शासक कर्ण को हिंदी नेपोलियन कहा जाता है। जबकि जैकब जुमा महाराजा रणजीत सिंह को छोटा नेपोलियन कहते हैं। इनको जैकब जुमा महाराजा रणजीत सिंह को छोटा नेपोलियन कहते हैं, और विवेकानंद को भारत का आध्यात्मिक नेपोलियन कहते हैं। और विवेकानंद को भारत का आध्यात्मिक नेपोलियन, ठीक है, भारत का आध्यात्मिक नेपोलियन विवेकानंद को कहा जाता है। हाँ, तो याद रखिएगा, ये तो अभी महत्वपूर्ण तथ्य हुए। समुद्रगुप्त को एरन अभिलेख में सभी राजाओं को पराजित करने वाला कहा गया है। एरन अभिलेख में सभी राजाओं को समुद्रगुप्त को पराजित करने वाला कहा गया है। अब आते हैं, मैंने कहा कि प्राय प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी तो मिल ही रही है। समुद्रगुप्त के अलावा और कौन लोग हैं? समुद्रगुप्त के बाद तीसरे नंबर पे जो महत्वपूर्ण शासक आते हैं वे हैं अशोक, समुद्रगुप्त। इसके बाद इस अभिलेख में बीरबल के भी कुछ कथानक प्राप्त होते हैं। याद रखिएगा, बीरबल के भी कुछ इसमें कथानक प्राप्त होते हैं, उनकी उक्तियाँ इस पर लिखी गई हैं। इसके बाद इसके अलावा किसकी उक्तियाँ आपको मिलती हैं? तो बीरबल मिलता है लेकिन अकबर नहीं मिलता है, याद रखिएगा। इसके बाद कौन मिलते हैं? जहांगीर। जहांगीर के समय इसके बारे में हमें जो जानकारी मिलती है वह है कि जहांगीर के समय उनके राजारोहण के समय की घटना का इसमें उल्लेख मिलता है। और उस समय इसे किसने लिखा है? मीर अब्दुल्लाह
मुस्किन कलाम। जहांगीर के समय किसने लिखा है? मीर अब्दुल्लाह मुस्किन कलाम, उन्होंने इसको काब्र किया है, खोदा है, ठीक है, उन्होंने किया है इस पे काम। और इसमें जहांगीर के समय, जहांगीर के जो 12 अध्यादेश हैं, जिसे कहते हैं आईने जहांगीरी, जो उनके राजारोहण के समय एट द टाइम ऑफ कोरोनेशन रिलीज किए गए थे, उनके बारे में हमको यहाँ पे महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। यद्यपि बाद में कहा जाता है कि लगभग 1800 के आसपास जब अंग्रेज़ों ने यहाँ पे अधिकार कर लिया और अंग्रेज़ों को बहुत सारा अपना कुछ आर्टिलरी, कुछ युद्ध अस्त्र शस्त्र आदि रखने के लिए और अन्य चीज़ें आवश्यकता हुई, जब उसको उन्होंने इस किले को उन्होंने एज अ सैनिक छावनी के रूप में प्रयोग करना शुरू किया, तो उसकी जो बाउंड्रीज बनाते समय आज समय इसमें बहुत सारे इसमें नुकसान भी हो गया था। यद्यपि बाद में अन्य लोगों ने मिलकर, कुछ अन्य हिस्टोरियंस ने, पुरातत्ववेताओं ने इस पर बहुत सारा काम किया। अगला समझिएगा, तो एक हो गया आपके जहांगीर। इसके बाद हमें अन्य कुछ जानकारी मिलती है, जैसे कुछ जानकारी हमको मिलती है इसके बाद, वह है जब 1857 की क्रांति के पश्चात, 1857 की क्रांति के पश्चात, यह है आपका रानी का रिवाकी, ठीक, 1857 की क्रांति के पश्चात जब ब्रिटिश सरकार ने औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत जो कॉलोनियल रूल था, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन था, उसमें उन्होंने क्या किया, कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। और कंपनी के शासन को समाप्त करने के बाद इन्होंने एक अध्यादेश जारी किया, एक अधिनियम जारी किया, जिसे कहते हैं 1858 का अधिनियम, जिस अधिनियम को लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़ा था। लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़ा था, जिसमें भारतीय शासन प्रशासन की पूरी तरह से जो कार्यविधि थी, उसका जो कमांड था वो ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथ में ले लिया, ब्रिटिश संसद के माध्यम से चलने लगा और कंपनी का शासन यहाँ पे समाप्त हो गया। और इसमें बहुत सारे अन्य सुधार किए गए। इसमें गोद लेने का भारतीयों को फीस अधिकार दे दिया। ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट रूप से इसमें कहा कि अब से हम भारतीय मामलों में, बेसिकली सामाजिक धार्मिक मामलों में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लोगों को गोद लेने का अधिकार दिया गया। जो कंपनी के बहुत सारे बोर्ड्स बनाए गए थे, उन बोर्ड्स को इसमें भंग कर दिया गया। तो बहुत सारे इसमें सुधार किए गए, परिवर्तन किए गए। इन्हीं परिवर्तनों के कारण यह बहुत ज़्यादा प्रभावी रहा, यह अधिनियम। और चूँकि यह प्रभावी बहुत ज़्यादा हुआ 1857 की क्रांति के बाद, क्योंकि यह अधिनियम जो था 1857 की क्रांति का ही परिणाम था, इसीलिए इस परिणामों की महत्ता को रेखांकित करते हुए इतिहासकार आर.सी. मजूमदार कहते हैं कि मरा हुआ सीजर जिंदा हुआ सीजर से अधिक प्रभावशाली था, अधिक शक्तिशाली था। वो कहते हैं कि डेड सीजर इज़ मोर पावरफुल देन द अलाइव सीजर, डेड सीजर इज़ मोर पावरफुल देन द अलाइव सीजर। इसका मतलब हो गया कि 1857 की क्रांति जितना अपनी गतिविधियों और घटनाओं में महत्वपूर्ण नहीं थी, उससे ज़्यादा अपने प्रभाव में, अपने परिणामों में रही है। तो ये सब हमें महत्वपूर्ण जानकारी आपको यहाँ से प्राप्त हो रही है। अब आते हैं समुद्रगुप्त के समय में, ठीक है। तो ये तो महत्वपूर्ण आपके व्यक्त हो गए। अब समुद्रगुप्त के समय में इससे हमें जो महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है और जो ऐतिहासिक दृष्टि से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है, तो हम कहते हैं कि समुद्रगुप्त के व्यक्तिगत जीवन, उसकी उपलब्धियाँ, उसके युद्धों, आज का इतिहास उसे व्यापक रूप से मिलता है। समुद्रगुप्त के इसमें उत्तरापद, दक्षिणापद आदि युद्धों का इसमें व्यापक उल्लेख मिल रहा है। इसमें जो उल्लेख मिल रहा है वह आपका समुद्रगुप्त के उत्तरापथ युद्ध की जानकारी मिल रही है। और उत्तरापथ अभियान की चर्चा कहाँ मिल रही है? अभिलेख के 13वीं और 14वीं पंक्ति में, 13वीं और 14वीं पंक्ति में उत्तरापथ अभियान की चर्चा मिल रही है। और इस अभियान की चर्चा करते समय, याद रखिए, इस अभियान की चर्चा करते समय पहले देखिए उत्तरापथ के 2 अभियान हुए। तो प्रथम अभियान की चर्चा 13वीं और 14वीं पंक्ति में है और दूसरे अभियान की चर्चा 21वीं पंक्ति में है। और उसके बाद इस युद्ध के पश्चात जो डिप्लोमेसी, जो पॉलिसी समुद्रगुप्त के द्वारा इमिटेट की गई, स्थापित की गई, उसका नाम इसमें क्या मिलता है? राज प्रसवोद्धारण नीति। तो राज प्रसवोद्धारण नीति का उल्लेख कहाँ मिल रहा है? इसी पंक्ति मिल रहा है। तो ये हो गया, मतलब है कि राज्य को जीतने के पश्चात,
राज्य को जीतने के पश्चात फिर से उसे अपने सत्ता में मिला लेना, अपने संप्रभुता के अंतर्गत समाहित कर लेना, इस पद्धति को क्या कहते हैं हम? राज प्रस्फोधारण की नीति। ठीक है, जबकि दक्षिण भारत में इसने उलट इसकी नीति स्थापित किया और वही नीति आगे चल के किसने स्थापित किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी को सल्तनत काल का समुद्रगुप्त कहते हैं। अलाउद्दीन खिलजी को सल्तनत काल का समुद्रगुप्त भी कहते हैं। सल्तनत काल का समुद्रगुप्त कौन? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक, आगे समझिएगा। तो एक ये हो गया। तो एक तो अलाउद्दीन खिलजी को सल्तनत काल का समुद्र कहते हैं और अलाउद्दीन खिलजी को सल्तनत काल का या भारतीय सिकंदर, ठीक है, इसे सिकंदर सानी और सल्तनत काल का सिकंदर भी कहते हैं, समझिएगा। तो इसे सिकंदर सानी और द्वितीय सिकंदर, सिकंदर सानी और बल्कि द्वितीय सिकंदर माना जाता है। ठीक, आगे समझिए। तो हो गया पहला, उत्तरापथ अभियान की चर्चा हो रही है। दूसरा आपका हो रहा है इसमें दक्षिणापथ अभियान की चर्चा। दक्षिणापथ मतलब दक्षिणी भारत अभियान की चर्चा करते समय इसमें मुख्यतः 12 राजाओं और 12 राज्यों का उल्लेख मिल रहा है। ये कहाँ मिल रहा है? ये मिला आपके अभिलेख के 19वीं और 20वीं पंक्ति में। इन दोनों पंक्तियों में 12 राजाओं का उल्लेख मिल रहा है और यही 12 राजा और उनके राज्य आपको मिलाने को आता है। इनके द्वारा, इनके बाद युद्ध के पश्चात जो नीति स्थापित की गई समुद्रगुप्त के द्वारा, उसका उल्लेख क्या नाम मिला है? उसका नाम मिला है आपका राजग्रहण मोक्षानुग्रह नीति। राज्य को ग्रहण के पश्चात, करने के पश्चात मोक्ष देते हुए या उसे फिर से मोक्ष दे देना, उसे मुक्त कर देना। ग्रहण करने के पश्चात मोक्ष के अंतर्गत उसे फिर से मुक्त कर देना, उसे फिर से मोक्ष प्रदान कर देना, राजग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति कहलाती है। और यही नीति भारतीय इतिहास में आगे चल के अनेक शासकों ने, अनेक राजाओं ने स्थापित किया, माना। जिन लोगों ने नहीं माना उनके लिए दक्षिण नासूर रहा, जैसे औरंगजेब। ठीक है, दक्षिण नासूर रहा। तो पहला हो गया आपका दक्षिणापथ के लिए राजग्रहण मोक्षानुग्रह नीति। दूसरी अभिलेख की, याद रखिएगा, अभिलेख की 23वीं पंक्ति में, अभिलेख की 23वीं पंक्ति में ऐसे ही एक अन्य नीति का उल्लेख मिला है जिसे कहा गया है भ्रष्ट राज उत्सन्न प्रतिष्ठापन नीति। भ्रष्ट राज उत्सन्न प्रतिष्ठापन नीति। ठीक है, इसे तो भ्रष्ट राज उत्सन्न, तो इसको कहते हैं भ्रष्ट राजोत्सन्न प्रतिष्ठापन नीति। यह क्या है? मतलब भ्रष्ट हुए राज्यों को, नष्ट भ्रष्ट किए गए राज्यों को फिर से स्थापित कर देना। इसका अभिलेख की इसके लिए 23वीं पंक्ति में इसका उल्लेख मिलता है। यह भी दक्षिणी नीति है। और याद रखिएगा कि रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में भी भ्रष्ट राज्य उत्सन्न प्रतिष्ठापन नीति का उल्लेख मिला है। ठीक है, तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन के लिए भी इस नीति का उल्लेख मिलता है। कहाँ पे मिलता है? जूनागढ़ अभिलेख में इस नीति का उल्लेख मिल रहा है। तो दो महत्वपूर्ण आपके तथ्य हो गए। तीसरा आपके समझिएगा, तीसरे आते हैं। तो पहला अभियान उत्तरापथ, दूसरा अभियान हो गया दक्षिणापथ, तीसरा आपका हो गया आठविक राज्य। आठविक मतलब होता है जंगली राज्य। इनकी ये कहाँ से हैं? माना जाता है कि लगभग उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से लेकर मध्य प्रदेश के जबलपुर तक का जो क्षेत्र है उसे हम मुख्यतः आठविक राज्य के रूप में मानते हैं। और यहीं पे एक परिवाजक वंशी राजा थे, इनका नाम था हस्तिन। परिवाजक वंशी राजा हस्तिन के अभिलेख में आठविक राज्यों की संख्या 18 बताई गई है। आठविक राज्यों की संख्या 18 बताई गई है। और इनको जीतने के बाद, समझिएगा, अब इनको आठविक राज्यों को जीतने के बाद इनका उल्लेख अभिलेख की 21वीं पंक्ति में ही मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? 21वीं पंक्ति में मिल रहा है। और इसके लिए कौन सी नीति स्थापित की गई? इसके लिए परिचारिकीकृत मतलब हो गया कि जीतने के बाद उन्हें अपना परिचारक, अपना सेवक बनाकर, अपना दास बना के छोड़ देना। ठीक है, वो हो गया परिचारिकीकृत की नीति। अगला जो राज्य है वह है आपका सीमावर्ती या प्रत्यंत राज्य। अगले आपके आते हैं सीमावर्ती या प्रत्यंत राज्य, जिनका उल्लेख मिला है आपको
अभिलेख की 23वीं और 24वीं पंक्ति में अगले हैं सीमावर्ती या प्रत्यंत राज्य अब सीमावर्ती राज्यों में आप पढ़े होंगे समतट, दवा, कामरूप, कीर्तपुर, नेपाल, इन सब के राज्यों का उल्लेख मिलता है। इन राज्यों का जो कंसर्न है, इन राज्यों के साथ कौन सी नीति स्थापित की गई? इसका है सर्वदानाज्ञाकरण प्रमाणागमन। इसका उल्लेख कहाँ मिला है? अभिलेख की 23वीं 24वीं पंक्ति में। अभिलेख की 23वीं और 24वीं पंक्ति में इनके लिए स्थापित की गई नीति का उल्लेख क्या मिल रहा है? सर्वदानाज्ञाकरण प्रणामा। तो मतलब है कि सीमावर्ती या प्रत्यंत राज्यों के लिए अभिलेख की 23वीं और 24वीं पंक्ति में उनका उल्लेख मिलता है, और इनके लिए जो नीति का उल्लेख हुआ है वह है आपका सर्वदानाज्ञाकरण प्रणामागमन। ठीक है, सब कुछ दान देना, सब कुछ दे दिया और प्रणाम किया। ठीक, तो ये 4 महत्वपूर्ण नीतियाँ हुई। इसके अलावा अगली 5वीं है जो नीति समुद्रगुप्त ने विदेशी राज्यों या वैदेशिक राज्यों के साथ स्थापित किया। वैदेशिक राज्यों का उल्लेख हमें अभिलेख की 23वीं पंक्ति में मिलता है। यद्यपि इस संदर्भ में महत्वपूर्ण यह है कि ये जो विदेशी राज्य हैं ये समुद्रगुप्त के वास्तविक नियंत्रण में या प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं थे, न तो इनकी टेरिटरी समुद्रगुप्त के राज्य में समाहित थी। एक प्रकार से कुल मिलाकर ये राज्य डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप के प्रतीक थे, ये परराष्ट्र नीति के प्रतीक थे, ये राजनयिक संबंध के प्रतीक माने जा सकते हैं। ऐसे राज्यों में मुख्यतः आते हैं दैवपुत्र शाहानुशाही जो कुषाणों कहा जाता है, शक हैं, इसके अलावा मुरुंड हैं, यह भी कुषाणों की एक जाति हैं, सिंहल वाले हैं श्रीलंका के लोग, सर्वद्वीपवासी जिन्हें दक्षिण पूर्वी एशियाई माना जाता है। इन राज्यों के साथ जो समुद्रगुप्त ने नीति स्थापित किया उस नीति को अभिलेख की 21वीं पंक्ति में आत्मनिवेदन कन्योपायन दान, इसे आत्मनिवेदन कन्योपायन दान, आत्मनिवेदन कन्योपायन दान और गरुत मंदक स्वविषय भुक्ति कहा गया है। जिन्होंने वैवाहिक संबंधों, अन्य माध्यमों से, अन्य दानों के माध्यमों से अपना राजनयिक संबंध, डिप्लोमेटिक संबंध, रिलेशनशिप स्थापित किया, तो इनको कहा था आत्मनिवेदन कन्योपायन दान गरुत मंदक स्वविषय भुक्ति। स्वविषय भुक्ति या स्वविषय भुक्ति की यह जो महत्वपूर्ण नीतियाँ रही हैं, इन्हीं नीतियों को आगे चल के अन्य शासकों ने स्थापित किया। जैसे कि हमने चर्चा किया अलाउद्दीन आज को देखा, जो लोग नहीं स्थापित किए जैसे कि औरंगजेब, उनके लिए दक्षिणी नीति जो थी वह एक प्रकार से उनके विनाश का कारक बनी। इसीलिए औरंगजेब कहता है कि उसका एक राजत्व सिद्धांत थियरी ऑफ किंगशिप में एक कमेंट था कि बादशाहों और पानी का एक स्थान पर स्थिर होना ठीक नहीं होता है। बादशाहत चली जाती है और पानी में सड़न आ जाता है, और दक्षिण भारत के संदर्भ में ही उसकी असफल नीति को डायरेक्ट करते हुए, उसको उद्देशित करते हुए नेपोलियन बोनापार्ट का प्रसिद्ध कथन था, जिस तरह स्पेन के नासूर ने मेरा विनाश किया उसी तरह दक्षिण के नासूर ने औरंगजेब का विनाश कर दिया। तो कुल मिला के नीतियों का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसके अलावा समुद्रगुप्त के इतिहास के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण जानकारी हमको इस अभिलेख से मिलती है वह उसकी व्यक्तिगत अभिरुचि के साथ साथ उसकी सांस्कृतिक और कलात्मक अभिरुचियों के बारे में जानकारी मिलती है। इस अभिलेख में समुद्रगुप्त को महान वीणा वादक कहा गया है, और उल्लेखनीय है कि उसे इंद्र के गुरु तुम्बरु को भी वीणा में लज्जित करने वाला कहा गया है। साथ ही साथ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है कि महान वीणा वादक में मुगल शासक औरंगजेब को भी वीणा वादक माना जाता है, वो भी वीणा बजाने में सिद्धहस्त थे। इसी तरह
गंधर्व विद्या में महत्वपूर्ण जो प्रेमी रहे हैं वे आपके रुद्रदामन रहे हैं, जिन्हें गंधर्व विद्या में महारत हासिल थी। उदयन के बारे में कहा था कि उनको हस्त विद्या में महारत हासिल थी, हाथी पकड़ने में, और इसी प्रक्रिया के अंतर्गत उनको अमंत नरेश प्रद्योत ने कैद भी किया। बाद में यद्यपि जो उनकी पुत्री वासवदत्ता थी उनके साथ उनके प्रणय संबंध हुए और बाद में वासवदत्ता को लेकर भाग भी गए, जिसके कथानक हमको भरहुत अभिलेख पे प्राप्त होते हैं। और अगला इसके कथानक कहाँ प्राप्त होते हैं? इसके कथानक आपको मिल रहे हैं, वह है आपका उदयगिरी खंडगिरी पहाड़ी पे, जो खाबेल के समय में गणेश गुम्फा बनवाई गई थी। ठीक है, गणेश गुम्फा, उस गुफा में भी इसके चित्रांकन मिलते हैं। तो हमको ये जानकारियाँ महत्वपूर्ण मिलती हैं। इसी तरह जहांगीर आपका महान चित्रकला का प्रेमी माना जाता है। तो ये जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं आप इस संदर्भ में देख सकते हैं। ठीक है, ये सब देख सकते हैं। कुल मिला के पर्याप्त प्रशस्ति न केवल गुप्तकालीन इतिहास या समुद्रगुप्त के इतिहास के संदर्भ में, बल्कि प्राचीन भारतीय इतिहास की पुनर्रचना, उसकी ऐतिहासिकता, उसकी ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता और निरपेक्ष इतिहास लेखन में एक ऐतिहासिक स्रोत के रूप में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। यह इतिहास लेखन में, इतिहास की पुनर्रचना में एक सहायक तत्व के रूप में महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपका पर्याप्त प्रशस्ति के संदर्भ में रही हैं, जो उसके ऐतिहासिक महत्व को व्यक्त करती है।